तो आज हम दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जो चला तो सिर्फ 30 साल। सिर्फ 30 साल? हाँ, लेकिन उसने हिंदुस्तान का नक्शा और निजाम दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की। 1290 से 1320 तक। और इसे सिर्फ एक वंश नहीं बल्कि कई सोर्सेज में खिलजी क्रांति तक कहा है। क्रांति क्यों? क्योंकि इसने सत्ता पर जो तुर्क अमीरों की पकड़ थी उसे तोड़ दिया और काबिलियत को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, ये गुलाम वंश के बाद का दौर था और पहला ऐसा दौर जिसने सही मायनों में दक्षिण भारत का दरवाजा खटखटाया। तो कहानी शुरू होती है इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। हाँ, 1290 में। कहते हैं कि उसने बलबन की जो मशहूर लॉ और रक्त की पॉलिसी थी उसे बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ, उसने एक उदारवादी नीति अपनाई जो उस दौर के हिसाब से बहुत ही अलग बात थी। अच्छा। उसके समय की एक खास बात थी नवीन मुसलमानों का दिल्ली में बसना। ये कौन थे? ये करीब 4000 मंगोल थी जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था और यहीं बस गए थे। लेकिन ये शराफत और उदारता का दौर ये ज्यादा लंबा तो नहीं चला। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 6 साल। 1296 में उसके ही भतीजे और दामाद ने पूरी कहानी पलट दी। हाँ, अली गुरशास्प, जिसे दुनिया आज अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। उसने क्या किया? वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर एक जबरदस्त हमला किया, बेशुमार दौलत लूटी और फिर धोखे से अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन का कत्ल करवा दिया और खुद सुल्तान बन गया। हाँ, और कहते हैं कि दिल्ली आते हुए उसने वो सारी लूटी हुई दौलत जनता में बांटी ताकि लोग उसके साथ हो जाएं। मतलब खून और पैसा दोनों का इस्तेमाल किया सत्ता पाने के लिए। बिल्कुल। सुल्तान बनते ही उसने सल्तनत को फैलाना शुरू किया। पहले उत्तर भारत की बारी आई। 1299 में गुजरात। हाँ, फिर 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़। चित्तौड़ की जीत तो बहुत मशहूर है। खिजाबाद रख दिया, एक तरह से अपनी मोहर लगा दी। और गुजरात से ही तो उसे मलिक काफूर मिला था। हाँ, 1000 दिनारी। और वही मलिक काफूर अलाउद्दीन का सबसे बड़ा हथियार बना दक्षिण भारत के लिए। सही कहा, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसकी फौज ने विंध्य पहाड़ पार किए थे और इन सारे अभियानों का हीरो मलिक काफूर ही था। वारंगल अभियान भी तो बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत ज्यादा। वहीं से उसे वो मिला जो शायद सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना था, कोहिनूर हीरा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। कमाल है, एक तरफ इतना बड़ा साम्राज्य फैलाना और दूसरी तरफ मंगोलों के हमले। हाँ, उस वक्त की सुपर पावर। उनसे दिल्ली को बचाना, ये सब एक साथ कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब है उसकी मिलिट्री, उसके सैन्य सुधार। उसने मंगोलों के 12 बड़े हमलों को नाकाम किया था। बिल्कुल, और इसी डर से उसने दिल्ली की सुरक्षा के लिए सिरी फोर्ट को अपनी राजधानी बनाया और खुद को सिकंदर-ए-सानी की उपाधि दी, मतलब दूसरा सिकंदर। हाँ, उसकी महत्वाकांक्षाएं वैसी ही थीं। तो ये सेना इतनी मजबूत कैसे बनी? क्या खास था इसमें? उसने पहली बार एक विशाल स्थायी सेना रखी, एक स्टैंडिंग आर्मी। अच्छा। और एक बहुत बड़ा बदलाव किया। पहले सैनिकों को तनख्वाह में जमीन का टुकड़ा मिलता था, इक्ता। राइट। अलाउद्दीन ने ये सिस्टम बंद करके सबको नकद वेतन देना शुरू किया, 234%। इससे तो सेना सीधे सुल्तान के कंट्रोल में आ गई होगी। बिल्कुल, और भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी उसने बड़े अनोखे तरीके अपनाए। जैसे घोड़ों की ब्रांडिंग, जिसे दाग प्रथा कहते थे, ताकि कोई अच्छा घोड़ा बदलकर घटिया ना ले आए। और सैनिकों का हुलिया दर्ज होता था, चेहरा प्रणाली। हाँ, एक तरह से हर सैनिक और घोड़े का अपना आइडेंटिटी कार्ड था। लेकिन इतनी बड़ी सेना को नकद वेतन देने के लिए पैसा कहां से आया? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं पर उसके मशहूर और कुछ हद तक बदनाम बाजार सुधारों की एंट्री होती है। मार्केट रिफॉर्म्स? हाँ, एक तरफ उसने किसानों पर टैक्स बढ़ाकर उपज का सीधा 50% कर दिया। आधा? हाँ, और चरी और खरी जैसे नए टैक्स भी लगाए, मतलब पशुओं पर और घरों पर। और दूसरी तरफ बाजार को कंट्रोल किया। पूरी तरह से उसने सुई से लेकर गेहूं तक हर चीज का दाम फिक्स कर दिया। तो ये बाजार नियंत्रण सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं था। नहीं, ये सीधे सीधे उसकी सैन्य महत्वाकांक्षा से जुड़ा था। कैसे? सोचिए, अगर सैनिकों को बाजार में हर चीज सस्ती मिलेगी तो उन्हें कम वेतन में भी रखा जा सकता है। अच्छा, तो कम खर्च में बड़ी सेना। और बड़ी सेना मतलब और ज्यादा जीत और ज्यादा खजाना। जंग सिर्फ मैदान में नहीं, मंडी में भी लड़ी जा रही थी। और कहते हैं कि सजा बहुत भयानक थी, कम तोलने पर शरीर से उतना ही मांस काट लेना। नियम इतने सख्त थे कि कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत ही नहीं करता था। शहनाए मंडी नाम का अफसर पूरी निगरानी रखता था। प्रशासन में भी उसने नए विभाग बनाए थे, जैसे दीवान मुस्तखराज। हाँ, राजस्व वसूली के लिए। और उसके दरबार में अमीर खुसरो जैसे महान कवि थे, तोताए हिंद।
और आर्किटेक्चर में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का अलाई दरवाजा। बिल्कुल, आज भी उसकी देन है। लेकिन फिर इतना मजबूत सिस्टम जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा था, वो अलाउद्दीन के जाते ही ढह कैसे गया? क्योंकि वो सिस्टम अलाउद्दीन ही था। मतलब वो पूरी मशीन एक ही इंसान चला रहा था। 1316 में जलोदर रोग से उसकी मौत हुई और वो मशीन भी रुक गई। उसके उत्तराधिकारी नाकाबिल थे। बिल्कुल, जैसे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और 1320 आते आते गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, उसने आखिरी खिलजी शासक को मारकर तुगलक वंश की शुरुआत कर दी। तो खिलजी वंश के ये 30 साल सैन्य ताकत, प्रशासनिक सुधार और क्रूरता का एक ऐसा कॉकटेल थे जिसने सल्तनत को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हमें एक बड़ा सवाल सोचने पे मजबूर करता है। क्या कोई भी व्यवस्था जो एक अकेले इंसान की काबिलियत और इच्छा शक्ति पर इतनी ज्यादा टिकी हो, वो उस इंसान के जाने के बाद भी जिंदा रह सकती है? शायद नहीं। खिलजी वंश का इतनी तेजी से पतन शायद इसी सवाल का जवाब है। हाँ,